मेरा नाम डॉक्टर जया तिवारी। मैं लखनऊ इग्नू में एंथ्रोपोलॉजी विषय की काउंसलर हूँ। मुझे यहाँ पे आज BANC 131 पढ़ाने के लिए बोला गया है, जिसमें कि आपको सबसे पहले ये बताना है कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है। एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट हम किस तरह से पढ़ते हैं, तो उसके लिए हमको इसके वृहद हिस्सों को पढ़ना पड़ेगा। तो जो आपका ये ब्लॉक है, जिसमें आपकी 3 यूनिट्स हैं, जिसमें पहली यूनिट आज एक्सप्लेन की जाएगी। पहली यूनिट में है आपका इंट्रोडक्शन मींस एंथ्रोपोलॉजी किस तरह का सब्जेक्ट है, इसमें क्या पढ़ते हैं और एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट आया कैसे। उसके बाद इसमें देखा जाएगा कि इसकी तरह-तरह की डेफिनेशंस दी गई हैं, अलग-अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट जिन्होंने अपनी अलग-अलग डेफिनेशंस प्रस्तुत की हैं। इसके बाद आपके इसी ब्लॉक में है इसके ऑब्जेक्टिव्स, मतलब एज अ सब्जेक्ट ये किस किस फील्ड को डील करता है, किस किस फील्ड में अपना वर्क देता है, और एंथ्रोपोलॉजी को हम किस तरह से अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, उसके बारे में भी एक ओवरव्यू आपको दिया जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इस ब्लॉक में आखिर क्या एक्सप्लेन किया गया है। तो जैसे कि सभी साइंसेज में होता है, सभी साइंस या सभी ह्यूमैनिटीज में भी होता है कि ह्यूमन के, मानव के विभिन्न एस्पेक्ट्स को स्टडी किया जाता है। तो एंथ्रोपोलॉजी जो है वो मानव के समस्त एस्पेक्ट्स को स्टडी करता है, सभी भागों को समझने की कोशिश करता है। मानव शास्त्र में आप एक मानव के सभी चरणों को पढ़ने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको स्टडी करना है कि मानव का व्यवहार कैसा है, तो वो भी आप मानव शास्त्र की का एक अध्ययन क्षेत्र है। तो जैसे और सभी डिसिप्लिन्स होते हैं वो बहुत पुराने हैं, लेकिन मानव शास्त्र जो है ये आपका एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट बहुत नया है। लेकिन क्योंकि इस सब्जेक्ट में इतना अध्ययन किया जाता है, फील्ड पे जाके आप क्षेत्र कार्य बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट को अपने साथ लेकर, सभी विषय को अपने साथ लेकर और आगे बढ़ता है, और बहुत ही तेजी से इसने ग्रो किया है। मानव शास्त्र को समझने के लिए जो आपकी यूनिट बनाई गई है BANC 131, इसमें सबसे पहली यूनिट जो है जिसमें दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र को समझना कि ये है क्या, इसको किस तरह से हम अपने आगे वाली जनरेशन को समझा सकते हैं कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए। बच्चों को समझने में लगता है कि ये सब्जेक्ट साइंस का है, कुछ को लगता है कि नहीं इसमें आर्ट्स का भी बहुत है, क्योंकि ये सभी तरह के डिसिप्लिन्स को अपने साथ लेके चलता है। मानव शास्त्र को हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये ह्यूमन की पूरी होलिस्टिक स्टडी करता है, वृहद रूप से स्टडी करता है। यह कुछ पोर्शन आपका लिटरेचर से भी लेता है, कुछ आपका हिस्ट्री से भी पढ़ाता है, कुछ सोशियोलॉजी भी है क्योंकि इसमें मानव व्यवहार भी पढ़ा जाता है। आपकी हिस्ट्री इसलिए क्योंकि इसमें जितना भी पुराना काम हो चुका है, उसको रिलेट करके और ह्यूमन के एवोल्यूशन को बताया जाता है। तो एंथ्रोपोलॉजी का जो इंटरेस्ट का क्षेत्र है, वो ह्यूमन के डेवलपमेंट और उसके विकास का क्षेत्र है। तो अगर आप किसी भी मानव के विकास को पढ़ेंगे, तो केवल एक एस्पेक्ट पढ़ना सही नहीं रहेगा कि आपने ये पढ़ लिया कि किस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ने के लिए आपको उसके इन और आउट, मतलब आपके इंटरनल डेवलपमेंट जो हुए हैं, मतलब 4 पैरों से चलने के बाद धीमे-धीमे कैसे मानव 2 पैरों पे आया, ये पढ़ने के साथ-साथ ये जो 2 पैरों का चेंज हुआ, इससे उसके बिहेवियर में क्या चेंज हुआ, उसके व्यवहार में क्या चेंज हुआ, उसकी सोसाइटी में क्या चेंज हुआ। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, तब तक आप एक किसी ह्यूमन का होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं पढ़ सकते हैं। मानव शास्त्र इसी चीज़ को पढ़ता है, मानव शास्त्र इसी चीज़ को बताता है कि एक मानव के विकास में किस तरह से जितना उसका बायोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, जितना उसका बिहेवियरल डेवलपमेंट हुआ है, उतना ही उसका सामाजिक भी डेवलपमेंट हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि मानव शास्त्र ह्यूमन की एक होलिस्टिक स्टडी है। मानव शास्त्र में कई बड़े-बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं, मानव विज्ञानी हुए हैं, जिन्होंने अपनी परिभाषाएँ दी हैं कि हम कैसे माने, कि क्या समझें इसको हम, कि क्या एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाई जाए मानव शास्त्र की। तो कई लोगों ने अपनी अलग-अलग डेफिनेशंस दी, जिसमें कि कई कई अलग-अलग स्कूल्स थे, अलग-अलग विचारधाराएँ थी, जो कि अपने-अपने तरह से जिन्होंने मानव शास्त्र की परिभाषा दी। जिसमें से एक जो वृहद परिभाषा निकल के आई, वो ये है कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग
एज आ प्रेजेंट एंड पास्ट, मतलब पुराना भी और नया भी, जिनके बीच में कंपैरिजन करके हम उनके डेवलपमेंट को स्टडी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक मानव विज्ञानी में होती है वो ये होती है कि वो किसी भी चीज को स्टडी करने से पहले अपने मन में पहले की धारणा नहीं बना लेता। वो जो स्टडी कर रहा है उसको उसी तरह से देखने की कोशिश करता है कि सामने जो चीज घट रही है वो जो कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं। हम अगर ये सोच के कि आप आगे जैसे मान लीजिए हम किसी ट्राइब की स्टडी के लिए जाते हैं, तो उस ट्राइब की स्टडी में हम ये ना सोचें कि हम सब हैं और वो असभ्य हैं। हम ये सोचें कि वो अपने समाज में किस तरह से रह रहे हैं, उनके उस कार्य का क्या मतलब है उनके समाज के लिए। ये एक मानव विज्ञानी की खूबी होती है। यही मानव विज्ञानी ट्रेन किए जाते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे में। इसके बाद आपका आता है कि डेफिनेशन मानव विज्ञान की क्या होगी। जैसा कि आपके इस मॉड्यूल में दिया हुआ है BANC 131 में कि एंथ्रोपोलॉजी का एक लिटरल मीनिंग होता है जिसको कि ग्रीक में एंथ्रोपोआस और लोगस से मिलके बना है। एंथ्रोपोआस मतलब होता है ह्यूमन और लोगस मतलब होता है स्टडी, मतलब ह्यूमन की स्टडी। तो इसके लिए कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए, मेलनोबियन मेलुस्की थे और हस्कोविस थे, कई ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी डेफिनेशन दी। जो शुरुआत के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे 19th सेंचुरी के, उन्होंने क्योंकि सारी स्टडी सेकेंडरी डेटाबेस की थी, मतलब सारी स्टडी बुक्स की बेसिस पे की थी। सेकेंडरी स्टडी का मतलब होता है सारी स्टडी बुक्स पे, लाइब्रेरी वर्क पे की थी। तो जो उनकी डेफिनेशन थी वो थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन जो प्रेजेंट की डेफिनेशन है जिसमें कि सारी स्टडी आपकी फील्ड वर्क बेस्ड थी, जिसमें कि जो भी स्टडी की गई वो फील्ड पे जाके लोगों को समझा गया और उसके आधार पे जो परिभाषाएं बनाई गई उसमें ये कहा गया कि it is a basic idea of ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब इसमें हम बिना बायस हुए, बिना किसी के बारे में अपनी खुद की धारणा बनाए हुए वो जैसा है एज इट इज स्टडी करना एंथ्रोपोलॉजी होता है। एंथ्रोपोलॉजी को हम कई अलग अलग जगह पे भी यूज कर सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी को यूज करने के लिए सबसे पहले हमारा जो क्राइटेरिया है वो होता है कि किसी भी चीज को स्टडी होलिस्टिक वे में की जाए, एक इंटीग्रेटेड समन्वित तरह से उसको स्टडी किया जाए। ये ना सोचा जाए कि हमें, जैसे सोशियोलॉजी में माना जाता है कि हमको एक सर्वे करना है, एक स्टडी करना है और स्टडी करके सामने दे देना है। लेकिन एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट उस चीज को स्टडी करता है, उस चीज को समझता है और उसके बाद उसकी प्रॉब्लम क्या है इसको भी डायग्नोस करता है। इसको स्टडी करने के तीन तरीके होते हैं। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करने के तीन तरीके होते हैं। एक है आपका होलिस्टिक वे, जिसमें आपको ओवरऑल स्टडी करना होता है। एक आपका होता है कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मेथड में जिसमें कि आप जो सोसाइटी अभी है या जो सोसाइटी पहले से एग्जिस्ट कर रही है उस पे दोनों को कंपेयर करना और फिर उसमें जिसमें जो चीज नहीं है उसको एक्सप्लोर करना, ये होता है। और तीसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जिसमें जो एंथ्रोपोलॉजी का ही मेन विषय है, वो है आपका फील्ड वर्क मेथड। फील्ड वर्क मेथड से आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए उस टॉपिक को इस तरह से फील्ड वर्क करते हैं कि आपको फील्ड वर्क से मतलब ये है कि पार्टिसिपेंट करना, मतलब उस जगह पे जाके आप रहें। एक मानव विज्ञानी का सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा जो हेल्प होती है सोसाइटी के लिए वो ये होती है कि मानव विज्ञानी हमेशा अपनी थीसिस, हमेशा अपनी फाइंडिंग्स या हमेशा अपने जो आउटकम्स होते हैं वो उस फील्ड पे जिस जगह की वो स्टडी कर रहा है उस जगह पे रह के उन लोगों के साथ मिल के उनको समझ के फिर वो अपने आउटकम्स देता है। तो इसीलिए ज्यादातर जगहों पर जहां आज के समय में और अदर सब्जेक्ट्स को बुलाया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, वहां पे एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। तो ये तीन पॉइंट होते हैं जिसकी बेसिस पे आप एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन सकते हैं और आपको एंथ्रोपोलॉजी में ये एक्सप्लोर कर सकते हैं कि वो एज सब्जेक्ट क्या है, जिसमें आपका एक है होलिस्टिक वे, दूसरा है कंपैरेटिव वे और तीसरा है आपका फील्ड वर्क मेथड। इसके बाद अब आपका आता है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट के आखिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है।
वो किस बेसिस पे, क्या उसके पॉइंट्स हैं जिसकी बेसिस पे वो स्टडी करता है। तो सबसे पहले एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को ये समझना चाहिए कि उसको स्टडी करने के लिए कल्चरल एस्पेक्ट देखना चाहिए। किसी भी मानव का अगर आप रहन सहन, उसका समाज, उसकी आसपास के लोगों को स्टडी करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि उसका पैटर्न जो बिहेवियर का है, उसका जो वहाँ रहने का तरीका है, या उसका जो पुराना तरीका था वो चेंज क्यों हुआ है। तो वो समझने के लिए आपको कल्चरल रिलेटिविज्म देखना पड़ेगा, मतलब सापेक्षवाद, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। सबसे पहले आपको उसका सांस्कृतिक बैकग्राउंड देखना ज़रूरी होता है। उसके बाद आपका आता है, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है स्टडी करने के लिए हमेशा ह्यूमन के अंदर और बाहर दोनों एस्पेक्ट को देखता है। एक आपका हो गया जिसमें आप अंदर जो एस्पेक्ट होता है वो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट, कैसे वो ह्यूमन बना। देखिए, जानवर और मनुष्य दोनों ही समाज में एक टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन धीमे धीमे समाज में इनका स्तर क्यों बढ़ता चला गया। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको समझने के लिए एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट बना है। एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी एरिया, जो एंथ्रोपोलॉजी का स्टडी एरिया है, उसको अगर वास्ट तरीके से कहें तो हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट, लेकिन उसको भी कई ब्रांचेस में बांटा गया है, जिसमें कि आपका फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। और आजकल जो बिल्कुल रिसेंट टाइम में आया हुआ है, वर्तमान में एंथ्रोपोलॉजी का एस्पेक्ट है, वो है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। तो इन सब का हम आपको एक ओवरव्यू देंगे। सबसे पहले आपका आता है कि समाज में किस तरह से एंथ्रोपोलॉजी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी भी सोसाइटी में, से एक सिंपल हम आपको एग्जांपल दे के समझाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी दो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है, और उनको सेम टाइम पे ही अपना जुलूस निकालना है। तो इसके लिए आप अगर एक तरीके से सोचेंगे तो धार्मिक हो जाएगा कि आप इनको रोक रहे हैं और उनको नहीं रोक रहे हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से सोचें कि ऐसा कुछ किया जाए कि दोनों ही समाज एक साथ अपना सद्भाव से जुलूस निकाल लें, तो ये जो आपका ये काम जो करेगा वो आपका एंथ्रोपोलॉजिस्ट करता है, क्योंकि वो पार्टिसिपेट करता है जाके दोनों सोसाइटीज में और उनकी प्रॉब्लम को समझता है और दोनों से मिल के बीच का हल निकालता है। इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी को हम सोसाइटी की स्टडी, कल्चर की स्टडी और ह्यूमन की स्टडी कहते हैं। अब इसके स्कोप क्या क्या है एंथ्रोपोलॉजी के। तो एक होता है, इसमें कई स्कोप कहे जाएंगे इसके, अर्बन एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड्स हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं हम इसको, डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं हम इसको, और अलग अलग चीजें से, जिसे हमने आपको बताया कि रिसेंट टाइम में अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के उभरा है, क्योंकि इसको हम हर जगह पर अपने समाज में प्रयोग कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमारा जो वो है अर्बन एंथ्रोपोलॉजी, उसमें किस तरह से हम इसको यूज करेंगे। हम जो समाज में सोशल चेंजेस हो रहे हैं, सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं, उसको समझने के लिए एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि वही पार्टिसिपेट करके चीजों को समझ सकता है और सोल्यूशन दे सकता है। उसके बाद आपका आता है डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड। जैसे हमने आपको पहले ही 3 मेथड बताए हैं, होलिस्टिक मेथड, आपका कंपैरेटिव मेथड और फील्ड वर्क मेथड। ये तीनों मेथड लगाकर हम कोई भी सोसाइटी में उसकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। आजकल एक बहुत रिसेंट में है बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट में एंथ्रोपोलॉजी का यूज इस तरह से करते हैं हम, स्कोप हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ इसका स्कोप हो सकता है। इस तरह से कर सकते हैं, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी 2 डील आपको क्रैक करवानी है, तो दोनों से अलग अलग एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट मिलेगा। अब दोनों की चीजों को समझेगा, अच्छा ये है, ये कम कोटेशन देना चाहते हैं, ज्यादा देना चाहते हैं, या ये कम में लेना चाहते हैं। तो दोनों के बीच में जो नेगोशिएशन वाली पोजीशन लाएगा वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट बहुत अच्छे से ला सकता है, क्योंकि वो इसके लिए ट्रेंड होता है, इस तरह की चीजों के लिए वो ट्रेंड होता है। अब आपका आता है जैसे बिजनेस मैनेजमेंट में सामने वाले का बिहेवियर देख लेगा, वो बिहेवियर किस तरह, मतलब अगर बहुत इंटरेस्टेड है डील करने में, मान लीजिए जो डील लेके आया है वो वाकई इंटरेस्टेड है, लेकिन किन्हीं वजहों से वो नहीं कर पा रहा है, तो उसको समझने के लिए वो क्या करेगा,
वो सामने वाले को बताएगा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को बताएगा कि मेरी ये समस्या है, मैं इस तरह से इस डील को नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगा। तो वो जो बिहेवियर पैटर्न स्टडी करेगा एंथ्रोपोलॉजिस्ट, क्योंकि वो ट्रेंड है, कल्चरल स्टडी करने के लिए ट्रेंड है, तो वो इसको बहुत आसानी से कर लेगा। इसके बाद आपका सबसे जो आजकल रिसेंट में है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या होता है, मान लीजिए कहीं पे कोई डैम बनना है, डैम बनाने के लिए आपने कुछ लोगों को वहां से विस्थापित किया। अब ये तो नहीं कर सकते हैं ना कि कोई आदिवासी है, कोई आदिवासी कम्युनिटी है, उसको हम उठा के कहीं भी अर्बन जगह पे फिट कर दे, नहीं कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए कि वो लोग किस एरिया में किस तरह से रह सकते हैं, उनको विस्थापित हम कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सब चीजें समझने के लिए एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ये एक स्टडी एरिया है कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जाके उनको उनकी प्रॉब्लम समझेगा, उनके साथ रहेगा। मतलब ओवरऑल अगर आप ये देखें तो एंथ्रोपोलॉजी में जो साथ रह के प्रॉब्लम समझने का जो एक डीलिंग है, पावर है, वो किसी और सब्जेक्ट पे नहीं होती है। फील्ड वर्क करते हैं हम लोग, फील्ड पे जाते हैं, उन लोगों के साथ में रहते हैं, जैसा वो रह रहे हैं, जैसा वो जी रहे हैं, वही लाइफस्टाइल जीते हैं, तभी तो सामने वाले के को हमारे ऊपर फेथ आएगा, तभी वो अपनी प्रॉब्लम हमको बताए, क्योंकि उसको तब ये लगेगा ना कि वो प्रॉब्लम शायद हमारी भी है, हम उसकी प्रॉब्लम समझने आए हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी के जो 3 फोकस हैं मेन, होलिस्टिक स्टडी विद पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, मतलब साथ में रह के होल स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी, जरूरत पड़े तो, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो ही आप कंपैरेटिव स्टडी करोगे, अदरवाइज आप कभी भी किसी भी कम्युनिटी के लिए बायस नहीं हो सकते। ये नहीं सोच सकते कि ये छोटा है ये बड़ा है, आप किसी को इंफीरियर सुपीरियर नहीं कह सकते हो। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का सबसे बड़ा जो गुण है वो यही है। डिजास्टर मैनेजमेंट में आप उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं कि सामने वाली कम्युनिटी को आप विस्थापित करोगे कि नहीं करोगे, या किसी कम्युनिटी में कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको रिजॉल्व कैसे करोगे। तो ये सब चीजें समझने के लिए आप ट्रेंड हो। ये आपका स्कोप है, जिसमें आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, आपका अर्बन एंथ्रोपोलॉजी हो गया, ये सब आपके अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के एस्पेक्ट है। एज अ सब्जेक्ट समझने के लिए बहुत सब्जेक्ट है, लेकिन किसी सब्जेक्ट को अगर आप प्रैक्टिकली कर पाओ तो वो करने से आप उस सब्जेक्ट की बहुत डीप नॉलेज पा सकते हो। और यही काम एंथ्रोपोलॉजी में अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी करता है। अगर आप कोई भी चीज रट के पढ़ लेते हो तो आपको समझ में कम आती है, लेकिन जब वही चीज आप प्रैक्टिकल में करते हो तो वो चीज फिर आपके दिमाग से निकल नहीं सकती है। तो यही एंथ्रोपोलॉजी का एस्पेक्ट होता है, जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हो उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स में। इसके अलावा इसके स्कोप के अलावा जो हमने आपको बताया है, इसके 4 पार्ट होते हैं: फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को मेनली जो हम आपको फर्स्ट बता रहे हैं, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में मेनली ह्यूमन कल्चर को पढ़ा जाता है, मानव संस्कृति को पढ़ा जाता है। अब वो संस्कृति आपकी एक सभ्य समाज भी हो सकता है, एक अंडर डेवलप भी हो सकता है, एक डेवलप भी हो सकता है, और एक अनडेवलप भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल आप एक ही सोसाइटी को पढ़ोगे, और इसी जगह पे आपकी कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव अप्रोच यहाँ पे आपकी प्रयोग होगी। बहुत से अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपनी स्टडीज में ये कहा है कि मानव शास्त्र में अगर हम किसी भी सोसाइटी को कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं तो वो अ, एक डिफरेंट तरीके से अपने डिफरेंट एस्पेक्ट को दिखाती है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि मानव शास्त्र में फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो फील्ड वर्क करने के लिए सबसे पहले पहले शुरुआत में तो आपकी जो स्टडीज़ होती थी, सेकेंडरी डेटाबेस स्टडी होती थी। धीमे-धीमे जो नए एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए, जैसे आपके मेलानोस्की हैं, रेडक्लिफ ब्राउन हैं, इन सब लोगों ने खुद, फ्रेंच बोआस, इन सब लोगों ने खुद जाके फील्ड पे रह के पार्टिसिपेट करके स्टडी किया और डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी और सोसाइटी के फॉलो किए जाने वाले कल्चर को पूरी दुनिया को दिखाया। जिसमें कि आपका रेडक्लिफ ब्राउन का जो अंडमान निकोबार की स्टडी है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, ये बताने के लिए कि वहाँ की ट्राइब्स में किस तरह से लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट जो संस्थाएं होती हैं, जैसे आपकी फैमिली है,
मैरिज है, ये सब आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं सोसाइटी के। ये किस तरह से फॉलो किए जाते हैं और किस तरह से हमारा जो आज का इंस्टीट्यूशन मैरिज का है वो एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि शुरू से हमेशा आपका जो मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन था मोनोगैमी वाला, मतलब वन मेल और वन फीमेल वाला, वो हमेशा रहा हो, ऐसा नहीं था। तो ये जो चेंज है, ये जो इवोल्यूशन है, ये जो विकास है कल्चर में, ये कैसे हुआ, इसकी स्टडी भी एंथ्रोपोलॉजी में की जाती है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि सांस्कृतिक विकास के साथ साथ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इसको भी स्टडी किया गया। बिना बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के जो आज का समय है मानव का, वो उस तरह से ना होता। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है तभी मानव का सांस्कृतिक विकास हुआ है, और इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं, सांस्कृतिक विकास हुआ है इसीलिए मानव का बायोलॉजिकल विकास भी हुआ है। इसके लिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में क्या करा जाता है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करने के लिए ये पूरे तरीके से आप कह सकते हैं कि ये एक बायोलॉजी का ही एक एस्पेक्ट है, जिसमें कि आपको संस्कृति के साथ जोड़ के चलना पड़ता है। अगर आपका डेवलपमेंट ह्यूमन का 4 पैरों से 2 पैरों का हुआ तो क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ऐसा क्या था जो ह्यूमन को जरूरत पड़ गई अपने 2 पैरों पे चलने की। इसके बाद आपका आता है कि 2 पैरों पे चलने के बाद फिर ह्यूमन में और क्या-क्या चेंजेस आए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पैर के चेंजेस आने से सोसाइटी बदल जाती है। जब ह्यूमन ने चलना शुरू किया, सीधा खड़ा होना शुरू किया, तो उसकी बैकबोन में चेंज हुआ, चेहरे में चेंज हुआ, क्रेनियल कैपेसिटी में चेंज हुआ, हाथों का प्रयोग डिफरेंट तरीके से करने लगा। और जब ये सब डिफरेंट तरीके से होने लगा तो जो बॉडी के ऑर्गन थे उन्होंने भी अपने आप को डिफरेंट किया, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में चेंज हुआ। इन्वायरमेंट में चेंज किस तरह से मानेंगे हम, पहले जो जो मानव खाता था वो, क्योंकि 4 पैरों पे था, तो वो ऊपर पेड़ों पे चढ़ के तो खा नहीं सकता है, फ्रूट्स खा नहीं सकता है, इस तरह की चीजें खा नहीं सकता था। आइस एज आई, आइस एज में खाना मिलना मुश्किल हो गया। अब जो सरवाइव कर सकता था वो तो बचा, जो नहीं सरवाइव कर सका, खाना ही नहीं मिला, तो वो सरवाइव नहीं कर पाया। सरवाइव करने के लिए नेचर के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी। अब अगर खाना आपको खाना है, आपको आज भी एक एक ह्यूमन नेचर होता है कि आज भी अगर खाना खाना है तो अपने हाथ से ही उठा के तो आप खाएंगे ना, तो उसके लिए आपका हाथ का डेवलपमेंट डिफरेंट हुआ। इसी तरह से जो डेवलपमेंट हुआ ह्यूमन का फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, ये पढ़ा जाता है कि ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से एज अ ह्यूमन हुआ। ऐसा नहीं है कि आज जिस तरह से हम लोग हैं, होमोसैपियंस, होमोसैपियंस सैपियंस, वो पहले भी हम लोग ऐसे ही थे। हम लोग बहुत लंबी ह्यूमनॉइड की स्टेज क्लियर करके यहाँ तक पहुंचे हैं, और वो भी क्योंकि आपके इन्वायरमेंट ने आपको वैसा सरवाइव करने के लिए माहौल दिया, इसलिए इसलिए आप यहाँ तक पहुंचे हैं। इसके बाद ये सब स्टडी हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। इसके बाद आपका आता है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। देखिए एंथ्रोपोलॉजी के जो सारे ब्रांचेस हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब अगर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट आप पढ़ रहे हो, ह्यूमन डेवलपमेंट, कि किस तरह से उसके इंटरनल ऑर्गन और उसकी मॉर्फोलॉजिकल ऑर्गन, मतलब बाहर दिखने वाले जो करेक्टर हैं वो चेंज हुए, तो उसको स्टडी करने के लिए कि पहले कैसे थे, आपने हिस्ट्री का सहारा लिया। आर्कियोलॉजी में जगह जगह साइट्स में खुदाई की गई, जिसमें धरती के नीचे से बहुत से ऐसे प्रमाण मिले जिसमें मालूम चला कि पहले का जो आदमी था उसका चेहरा और ब्रेन की कैपेसिटी जो है वो डिफरेंट थी, और वो थोड़ा झुक के चलता था। उसके बैकबोन में थोड़ा लचक थी। क्यों? क्योंकि तब ह्यूमन ट्रांजिशन की स्टेज में, संक्रमण की स्टेज में था। संक्रमण हो रहा था उसका अपने आज के और पुराने समय के हिसाब से। तो ये स्टडी कैसे मालूम चलेगा कि संक्रमण हुआ है? हमें और आपको देख के तो कोई ये कह ही नहीं सकता आज कि हम लोग कभी 4 पैरों पे चलने वाले भी थे, या जो आज हम स्टडी करते हैं लीमर्स वगैरह की, वो कभी भी ह्यूमन बन सकते थे? नहीं। लेकिन ये स्टडी पता करने के लिए हम लोगों ने हिस्ट्री का सहारा लिया, जिसमें आपकी प्राचीन और अति प्राचीन, और उसके बाद आपकी जो पुरानी संस्कृति वगैरह की स्टडी है वो उसमें है। तो आर्कियोलॉजिकल स्टडी जो है वो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि ह्यूमन किस तरह से सरवाइव करता था और किस तरह से वो धीमे धीमे अपने इस स्वरूप में आया है।
इसके बाद आता है कि एंथ्रोपोलॉजी का यूज क्या है, मतलब इतना कुछ होने के बाद भी क्या हम ये अलग अलग कई सब्जेक्ट्स में नहीं पढ़ सकते थे। हम इसको पढ़ सकते थे बायोलॉजी में, हम इसको पढ़ सकते हैं सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, ये सारे सब्जेक्ट हैं, मतलब मनोविज्ञान आपका और समाजशास्त्र, इन सब में हम अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। ये अलग एक सब्जेक्ट बनाने का क्या मतलब है? तो एक ऐसा होता है जब कोई स्टडी की जाती है तो जो बाकी सब्जेक्ट है आपके ये बहुत पुराने हैं, ये अपने अपने डिसिप्लिन के हैं, और एक तरह से अगर आप कहें तो ये अधूरे हैं। क्योंकि साइकोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं किसी की भी, किसी का किसी की मानसिक स्टडी कर रहे हैं, तो आप सिर्फ एक बिहेवियरल पैटर्न की स्टडी कर रहे हैं, आप उसके एक व्यवहार की स्टडी कर रहे हैं। ये समाज शास्त्र की स्टडी करते हैं तो समाज शास्त्र में केवल आप उस समाज की, समाज में रहने वाले लोगों की स्टडी करते हैं। ये आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वहां कैसे आए, क्यों बने, ऐसे क्यों बसाए गए, वो ऐसे पहले थे कि हमेशा से थे या अभी हुए, इससे कोई मतलब नहीं। वैसे ही बायोलॉजी में क्या होता है कि केवल आप उनके डेवलपमेंट की स्टडी कर लेते हो, विकास की स्टडी कर लेते हो बस। लेकिन मानव शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप इनके संपूर्ण विकास की स्टडी करते हो, मतलब केवल ना इनका बायोलॉजिकल, ना इनका बिहेवियरल, मतलब ना इनका व्यवहार, ना इनका विकास, इनका समाज के साथ संबंध, इनका पुराने समाज के साथ संबंध, इनका आज के समय में जहां वो रह रहे हैं उसका संबंध, ये सब स्टडी किया जाता है। तो मानव शास्त्र का सबसे बड़ा जो एम्फेसिस का एरिया है वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। ये एक वृहद डेफिनेशन के रूप में आप इसको देख सकते हो। तो जो बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स होते हैं, मतलब जो सरकार में बैठे हुए वो बनाने वाले पॉलिसीज बनाने वाले, उसमें सबसे इम्पोर्टेंटली इसीलिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट को रखा जाता है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को समझकर उन लोगों के बीच में जाके ये बता सकता है कि जो पॉलिसी आप यहाँ लाने वाले हो वो पॉलिसी इस जगह के लिए है भी कि नहीं। ज्यादातर ऐसा होता है कि वो पॉलिसीज जो हैं बना दी जाती हैं लेकिन यूज करने वाला कोई नहीं होता है। जैसे इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एक ट्राइब थी जिसमें जिसको विस्थापित किया जा रहा था जंगलों की वजह से, वहां कुछ बनना था, कोई फैक्ट्री वगैरह। तो वो लोग अपने एरिया में अंदर आने ही नहीं दे रहे थे किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी भी नौकरशाही के आदमी को अपने यहाँ अंदर आने नहीं दे रहे थे। तो ये हुआ कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को वहां भेजा जाए, वो समझे आखिर प्रॉब्लम क्या है। हम इनको विस्थापित भी कर रहे हैं, मतलब इनको हम दूसरी जगह बसा भी रहे हैं, फिर भी यहाँ से ये जाने को तैयार नहीं है। तो ऐसा क्या है जो क्या किया जाए जो हम यहाँ पे फैक्ट्री बना लें। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट भेजा गया, उसने वहां पे स्टडी किया, वहां देखा उसने कि ऐसा क्या है क्या। तो उसने जो आउटकम दिए उसने ये बताया कि जिस एरिया को आप, जिस जंगलों को आप हटा रहे हो, वो इन आदिवासियों का सबसे बड़ा लाइफ का, लाइवलीहुड का ये एरिया है, ये जगह है ये। तो अगर आप यहीं से इनको हटा दोगे, जो पेड़ यहाँ होते हैं, जो खाने पीने का यहाँ होता है, ये केवल वही खा सकते हैं और कुछ ये नहीं खाते। या जिस तरह की लाइफ में ये जीते हैं, जिस तरह के एनवायरनमेंट में ये जीते हैं, वो केवल इसी पर्टिकुलर जंगल में ही है। तो ये आगे जाके कहीं सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन नहीं माना गया, शुरुआत में एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात हर एक ने नहीं मानी, नहीं माना गया, उनको विस्थापित कर दिया गया। धीमे 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 वो कम्युनिटी जो थी, जो आपकी ट्राइब थी, वो ट्राइब विलुप्त हो गई। बाहर जाके उनको 50 तरह की बीमारियां लग गई, उनको वो जो खाना दिया गया वो उनके बॉडी ऑर्गन के हिसाब से था ही नहीं, क्योंकि वो उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी जो खाया था वो उनको मिला ही नहीं। तो धीमे धीमे वो कम्युनिटी विलुप्त हो गई। तो तब रियलाइज किया गया कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट की स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट किस तरह से ये जो चीजें, जो फाइंडिंग्स देता है वो कितनी डीप होती हैं, और कितना ज्यादा इस बात के लिए होती हैं कि जो लोग विस्थापित भी किए जा रहे हैं या जिन लोगों पे काम किया जा रहा है, वो इस चीज को कितना ज्यादा अपनी बातों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए आज के समय में एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में सबसे आगे है। किसी भी तरह की अगर नई स्टडी होती है तो बिना एंथ्रोपोलॉजिस्ट के वो अधूरी मानी जाती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो एक ह्यूमन बीइंग का
टाइम और स्पेस मतलब समय और उसके रहने के क्षेत्र की पूरी स्टडी करता है। तो एंथ्रोपोलॉजी इज द होलिस्टिक डिसिप्लिन ऑफ ह्यूमन बीइंग। इस तरह से इसके जो हमने आपको ऑब्जेक्टिव्स बता दिए कि क्या-क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। हमने आपको ये बता दिया कि किस तरह से ये अलग-अलग ब्रांचेस में डिवाइडेड है और क्या इसके स्कोप है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। आपकी जो यूनिट 2 है उसमें डिफरेंट तरीके के ब्रांचेस जो हैं, जो आपकी ब्रांचेस है एंथ्रोपोलॉजी की, फिजिकल, सोशल, सोशल कल्चरल और आर्कियोलॉजिकल, ये चारों ब्रांचेस किस तरह से एंथ्रोपोलॉजी को एक संपूर्ण विज्ञान बनाती हैं। एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंस और आर्ट्स दोनों में चलता है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, इसमें कल्चरल और सोशल एस्पेक्ट भी बराबर से स्टडी किया जाता है। तो एंथ्रोपोलॉजी का जो फिजिकल वाला पोर्शन होता है, फिजिकल कह लीजिए या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कह लीजिए, इसमें आप ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट विद हिस्ट्री, पहले कैसा था और अब कैसा है, इसकी स्टडी करते हैं। इसमें बहुत सी स्टडी डिफरेंट डिफरेंट हुई हैं। इसमें आजकल की करंट की स्टडी जो है, जो ये बताती है कि ह्यूमन जो है वो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि 4 पैरों से 2 पैरों तक आते-आते ह्यूमन की इंटरनल बॉडी, आउटर बॉडी, एक्सप्रेशन, स्पीच, इन सब में क्या डिफरेंस आया है। दूसरा आपका होता है कि एंथ्रोपोलॉजी में सोशल एंथ्रोपोलॉजी में आप सबसे ज्यादा स्टडी यही करते हो कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसका समाज में रहने के लिए जो समाज में जिस तरह से वो एग्जिस्ट कर रहा है वो कैसे है। इसके अलावा आपका जो है वो जो एंथ्रोपोलॉजी को केवल एक फील्ड का सब्जेक्ट मान के रह गया है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ह्यूमन के इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट को फील्ड वर्क की बेसिस पे समझती है। मतलब अगर आप एंथ्रोपोलॉजी को इस तरह से देखो कि जो पुराने जमाने के सेकेंडरी डेटाबेस, पहली बात तो डेटा दो तरीके के होते हैं, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है प्राइमरी। सेकेंडरी हम पहले इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेकेंडरी का मतलब होता है लाइब्रेरी में बैठ के या बुक्स की स्टडी की बेसिस पे अपने आउटकम्स देना। तो वो तो वही हो सकते हैं जो पहले हो चुके हैं, मतलब हिस्टोरिकल बेस, जो जो पहले स्टडी हो चुकी है उसी को स्टडी करना और उसी में से अपने आउटकम्स निकालना। तो ये जो है ये डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि जो हिस्ट्री में हो चुका है जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट में वो सब चीजें आज भी चल रही हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हिस्टोरिकल डेटाबेस पे आपने कोई पॉलिसी बना ली और जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फील्ड पे पहुंचे तो पता चला कि वहां के जो लोग हैं वो तो उस तरह से अब बिल्कुल है ही नहीं, वो पॉलिसी आपकी फेल हो जाएगी। तो एंथ्रोपोलॉजी में पॉलिसी बनाने के साथ साथ प्रेजेंट में वो किस तरह से वहां वर्क करेगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये सारा काम एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ही कर सकता है। सोशियोलॉजिस्ट आपको सर्वे करके दे देगा लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं करा पाएगा। साइकोलॉजिस्ट आपका बिहेवियर तो पढ़ लेगा लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पाएगा। वो कराने का काम केवल और केवल एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ही कर सकता है। इसके बाद आपका आता है इसी में जो आपका फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है उसके अंदर भी कई सारी ब्रांचेस बन जाती हैं, जिसमें आपका है पेलियो एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें मतलब प्राचीन स्टडी, प्राचीन फिजिकल स्टडी, जिसमें आपका पहले के समय में ह्यूमन का जो व्यवहार, ह्यूमन का जो इंटरनल बिहेवियर था वो कैसा था और अब धीमे धीमे कैसे चेंज आ रहा है। इसके बाद आपका आता है जेनेटिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो फिजिकल का पार्ट है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब अनुवांशिकी, मतलब किस तरह से कोई भी ह्यूमन दो एक जैसे नहीं होते हैं सबका अपना बिहेवियर पैटर्न है और वो पैटर्न सबका केवल और केवल उनके इंटरनल जेनेटिक कैरेक्टर की बेसिस पे बनता है। तो ह्यूमन जेनेटिक्स को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका आता है जेनेटिक काउंसलिंग, जिसमें आप ये समझते हो कि कोई पर्टिकुलर चीज किस वजह से उस ह्यूमन में कोई करेक्टर पर्टिकुलर इसी व्यक्ति में क्यों है, क्योंकि वो उसके जीन का करेक्टर होता है।
जैसे आप अगर पढ़ते हो कि कोई आदमी बहुत लंबा है, कोई आदमी बहुत छोटा है, किसी में कोई बीमारी है, किसी में नहीं है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके जीन में होती हैं। जीन से मतलब ये है कि आपके गुणसूत्र में होती हैं वो आपको आपकी फैमिली से मिली होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैमिली में छुपी हुई होती हैं, जो कि आप में एक्सप्रेस होती हैं। तो ये सब भी आप एक पैटर्न के तरीके से फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में देख सकते हो। इसके बाद आपका आता है सबसे इम्पोर्टेंट जो लेटेस्ट अभी जुड़ा हुआ है एंथ्रोपोलॉजी में, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स का मतलब होता है जनसंख्या की बेसिस पे ये बताना कि कोई भी कार्यक्रम या कोई भी प्रोग्राम कैसे किसी भी सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचा सकता है या नहीं पहुँचा सकता है, या पॉपुलेशन किसमें आपके किस वर्ग में इफ़ेक्ट डालेगी, किस पे नहीं डालेगी, कौन-सी पॉपुलेशन ज़्यादा किसमें है, किसके करैक्टर किसमें ज़्यादा है, ये सब पता लगाने के लिए आपका पॉपुलेशन जेनेटिक्स होता है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आप ये भी बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर एरिया में इस ब्लड ग्रुप के लोग इतने हैं। आप ब्लड टेस्ट करोगे, आपको मालूम चल जाएगा कि बी पॉजिटिव या ए पॉजिटिव के और यहाँ क्यों है, ये भी आपका बता देगा वो। पॉपुलेशन जेनेटिक्स आप स्टडी करोगे आप, तो उसमें ये भी मालूम चल जाएगा आपको कि अगर बी पॉजिटिव वाले यहाँ ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये जीन का पर्टिकुलर जो करैक्टर है, ये इस पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपका आता है फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी आपका इस समय बहुत रिसेंट में चल रहा है, जिसमें आपका कई तरह के ऐसे डिस्प्यूट होते हैं जो केवल फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ही बता सकता है, जिसमें कि आपका फिंगर प्रिंटिंग होता है। एक आपने आजकल आपने हर जगह देखा है बायोमेट्रिक्स होते हैं, आपकी इन फिंगर्स के इनके सब वो लिए जाते हैं, प्रिंट लिए जाते हैं। हर व्यक्ति के फिंगर प्रिंट अलग होते हैं, हर एक के अपने अपने फिंगरप्रिंट होते हैं। वैसे ही आई प्रिंट जो होता है वो, उसी तरह से आपका पाम प्रिंट होता है। ये सारी प्रिंट जो है हर व्यक्ति के अलग होते हैं और ये डिफाइन किससे होता है? आपके जीन से। जिस तरह की जीन आपके अंदर है उसके आधार पे ये बनता है और ये पूरी लाइफ नहीं बदलते। जो एक बार आपके हो गए वही रहेंगे। वैसे ही आपकी आँख के जो हैं ये भी प्रिंट नहीं बदलते। इनकी बेसिस पे आप फोरेंसिक में पता लगा सकते हो कि कोई किस जीन से बिलॉन्ग करता है, कोई किस कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता है। इसी तरह से एक आपका फोरेंसिक में आजकल बहुत चला हुआ है पैटर्निटी डिस्प्यूट वाला, जिसमें ये पितृ विवाद जो होता है, जिसमें डीएनए की बेसिस पे आप बता सकते हो कि ये पर्टिकुलर बच्चा किसका है या किसका नहीं है। इसके अलावा एक होता है आपका इसी फोरेंसिक में आपका एक होता है इसके अलावा ये बताना कि कोई पर्टिकुलर बीमारी, जैसे मान लीजिए किसी में वो आपने करैक्टर देखे होंगे छोटी-छोटी आँखों वाले मंगोलियन करैक्टर जो होते हैं, वो करैक्टर वाला सिंड्रोम होता है। वो कैसे किसी बच्चे में आ गया जबकि पेरेंट्स में था ही नहीं। तो ये एक जेनेटिक काउंसलिंग के प्रोसेस से पता लगा सकते हैं कि किस तरह से ये पर्टिकुलर बीमारी पेरेंट्स में ना होके बच्चे में कैसे आ गई। कहीं न कहीं उस जीन में ये करैक्टर पहले से था, जो कि किसी पीढ़ी में रहा होगा और वो इसमें आके एक्सप्रेस हो गया है। नेक्स्ट आपका है सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जैसे पहले भी आपसे कह चुके हैं, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो होती है, वो आपके सोसाइटी के जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं और आपके कल्चर उसको एक्सप्रेस करता है। इंस्टीट्यूशन लाइक सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन होते हैं, फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलिजन, ये सब आपके इंस्टीट्यूशन होते हैं, जिससे एक सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, जिससे एक सोसाइटी बनती है। ये इंस्टीट्यूशन आपकी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनकी स्टडी अगर आप पर्टिकुलर किसी मैरिज पैटर्न की स्टडी करते हो, तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये किस सोसाइटी से बिलॉन्ग करती है। और इसकी कंपैरेटिव स्टडी भी होती है, जिसमें आप ये देखोगे कि प्रिमिटिव टाइम में, पुराने समय से, प्राचीन समय से और आज के समय में कितना डिफरेंस आया है इन सब चीज़ों में। ठीक है? इसके बाद इसको स्टडी करने के लिए हमें हिस्ट्री और आज के समय के विकासवादी युग को देखना पड़ता है, कंपैरिजन करके हम इसको स्टडी कर सकते हैं। इसमें बहुत से अलग-अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का प्रयोग किया जाता है, तो वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने किया है सोशियोलॉजी का प्रयोग। सोशियोलॉजी से हम ये समझ पाए कि सोसाइटी कैसे बनी है। इसमें जो अलग-अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपनी अलग-अलग थ्योरीज़ दी, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी सबसे जो इम्पोर्टेंट है, एंथ्रोपोलॉजी को समझने के लिए जो इसके 3 डिफरेंट स्कूल्स बन गए हैं। स्कूल्स मतलब विचारधारा, इसमें एक ब्रिटिश है, एक जर्मन है और तीसरी अमेरिकन है।
इन तीनों ने अपने अपने स्कॉलर्स को अलग अलग तरीके से स्टडी कराया, तीनों अप्रोचेस को लेके, मतलब होलिस्टिक, कंपैरेटिव और फील्ड वर्क, तीनों अप्रोचेस को लेके अलग अलग तरीके से स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद उन सब ने अपनी अपने स्कूल के अकॉर्डिंग थ्योरी प्रस्तुत की है। जैसे अमेरिकन थ्योरी जो है वो सबसे लेटेस्ट मानी जाती है, और इसके जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड है, मतलब उनके द्वारा दिया गया, जैसे फ्रेंच बुआस हैं, मेलनॉस्की हैं, इन सब लोगों ने जो अपनी थ्योरीज दी हैं ये सब मोस्ट एक्सेप्टेड है। इसके बाद होता है ब्रिटिश। ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो मीडियम है, मतलब सबसे पहले जर्मन आए थे, लेकिन जर्मन की थ्योरी ज्यादातर रिजेक्टेड हो गई, क्योंकि उनका काम ज्यादातर आर्म चेयर था, मतलब सेकेंडरी डेटाबेस था। सेकेंडरी मतलब आपका हिस्टोरिकल स्टडी करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने प्रस्तुत किया था। फिर आए ब्रिटिश। ब्रिटिश में बहुतों ने आर्म चेयर तो काम किया ही, मतलब बैठ के सेकेंड स्टडी तो किया ही, साथ में उन्होंने अपनी स्टडी जो फील्ड वर्क वाली की है वो भी होलिस्टिक ना करके पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स पे की है। और इन सब की कमियों को देखकर जो अमेरिकन स्कूल आया उसकी स्टडी एकदम क्लियर और एकदम एंथ्रोपोलॉजिकल एक्यूरेट है। मतलब उन्होंने इस चीज को समझा कि अगर हमको होलिस्टिक स्टडी करनी है तो हमको कंपैरिजन और फील्ड वर्क तो करना ही करना पड़ेगा। तो उसमें उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी। अब सोसाइटी के डेवलपमेंट में इन तीनों ने अपनी अलग अलग दी हैं, जिसमें से यूनिलीनियर, यूनिवर्सल और नियो एवोल्यूशनरी थ्योरी, तीन थ्योरी मानी जाती है जो आगे के ब्लॉक्स में आपको पढ़ाएंगे, जिसमें ये बताया गया कि सोसाइटी जो एग्जिस्ट हुई है, सोसाइटी जो बनी है, वो सोसाइटी यूनिलिनियर मतलब सब जगह पर एक ही सोसाइटी थी जो ग्रो करके फैलते फैलते पूरे में फैल गई। मतलब पहले छोटी सोसाइटी एक प्रिमिटिव रही होगी जो कि धीमे धीमे अपने किनशिप बढ़ाती गई, अपना ग्रोथ करती गई और पूरे में फैल गई। मतलब एक सोसाइटी से पूरा समाज बना है। दूसरी थ्योरी जो थी वो ये है यूनिवर्सल थ्योरी, जिसमें ये कहा गया कि जिसमें साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड था, जिसमें ये कहा गया कि साइकिक यूनिटी मतलब एक सी सोच। डेवलपमेंट तो अलग अलग जगह पे हुआ है, लेकिन जितने भी ह्यूमन थे उनकी सोच एक थी। वो एक तरीके की सोच रख के अलग अलग जगह पे इवॉल्व हुए, मतलब बने, और उन्होंने अपने समाज को स्थापित किया। ये होती है यूनिवर्सल थ्योरी। और तीसरी है नियो एवोल्यूशन, जिसमें कि ये बताया गया कि यूनिवर्सल वाली थ्योरी तो ठीक है, जिसमें अलग अलग जगह पे सोचा गया, लेकिन उसको हम इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते कि सबका विकास एक साथ हुआ, क्योंकि कहीं पर आज के समय में जो सोसाइटी है वो डेवलप ही नहीं है, कहीं पर संक्रमण काल में है, और कहीं पर ओवर डेवलप्ड है। अगर आप अपने देश का और फॉरेन कंट्रीज का एग्जाम्पल लेके देखो तो हम अभी अंडर डेवलपमेंट आते हैं, हम प्रोसेस में आते हैं। लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज हैं उन्हें कहा जाता है कि वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो ये कैसे हो गया? अगर यूनिवर्सल डेवलपमेंट था या यूनियन एरिया डेवलपमेंट था तो ये कैसे हो गया कि सब जो है अलग अलग है? तो उसके लिए जो नियो एवोल्यूशन की थ्योरी आई उसमें ये कहा गया कि जहां पर लेस्ले वाइट एक थे, एक वी गॉर्डन चाइल्ड थे, नियो एवोल्यूशनिस्ट है ये, इन्होंने ये बताया कि जहां पर एनर्जी का यूज, एनर्जी मतलब सन एनर्जी, जहां पर भी सन एनर्जी का यूज सही तरीके से हो गया, यूटिलाइज हो गया, जहां यूज कर लिया गया, वहां की सोसाइटी डेवलप हो गई। और जहां पे आज भी ये प्रोसेस में है वो सोसाइटी अंडर डेवलप है। तो साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड तो था, यूनिवर्सल डेवलपमेंट तो था, लेकिन उसको अगर ये कहा जाए कि सब जगह पे एक सी सोसाइटी बनी थी तो एक सी नहीं बनी थी। सब जगह पे सोसाइटी बनने का अपना अपना टाइम था। इवॉल्व आदमी एक साथ हुआ था, पैदा आदमी एक साथ हुआ था, लेकिन अपने दिमाग की सोच की वजह से कहीं पर वो जल्दी डेवलप कर गया और कहीं पर उसको डेवलप होने में टाइम लगा। इसके बाद आपका तीसरा आता है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आपका जो मेन है वो, जैसे आपने फिजिकल में आपको बताया कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ह्यूमन के बायोलॉजिकल डेवलपमेंट को बताती है, लेकिन ये बायोलॉजिकल डेवलपमेंट हम कंपेयर किससे करेंगे? हम ये कैसे समझेंगे कि ये बायोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो सच में हुआ है? क्योंकि हम तो आज के समय में जो है वो है, हमको कैसे मालूम चलेगा पीछे कैसा था? तो उसकी स्टडी के लिए आर्कियोलॉजी आपका
जो जगह-जगह पे साइट्स पे खुदाई होती है, जो रिमेन्स मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं, उसको स्टडी करके उनकी एज को समझा जाता है, जिससे देखा जाता है कि अच्छा ह्यूमन का डेवलपमेंट इतने करोड़ साल पहले था, इतने हज़ार साल पहले था। तो वो सब चीज़ों को समझने के लिए ह्यूमन के जो कल्चरल डेवलपमेंट को है, उसको इन्होंने 3 एजेस में बाँट दिया, जिसमें था आपका स्टोन एज, फिर ब्रोंज एज, आयरन एज और सबसे पहली जो स्टोन एज थी उसको कॉपर एज भी, उसके बाद स्टोन एज को भी 3 भागों में बाँटा गया। ये सब आपका आगे पढ़ने का है। जिसमें कि आपका वही जो हमने आपको पहले बताया कि हंटिंग एंड फूड गैदरिंग सोसाइटी थी। उसके बाद जब फूड गैदरिंग वाला खत्म हुआ, आदमी ने अपने आप को डेवलप कर लिया, तो फूड प्रोडक्शन पे आ गया, एग्रीकल्चर पे आ गया। तो स्टोन एज भी जो है वो डिवाइड है 3 एजेस में, जिसमें आपका प्रिमिटिव है, मतलब पैलियोलिथिक है, फिर मेसोलिथिक है, फिर नियोलिथिक है। उसके बाद आपकी ब्रोंज एज है, फिर आयरन एज है। ब्रोंज एज का मतलब ये है कि ब्रोंज मेटल की डिस्कवरी होने के बाद ह्यूमन की लाइफ में क्या चेंज आए। वैसे ही आयरन एज का मतलब है आयरन की डिस्कवरी होने के बाद उससे उसने क्या-क्या यूज़ किया। जैसे स्टोन एज का मतलब है जो भी चीज़ें वो करता था, बनाता था, खाता था, क्योंकि उस समय आग तो थी नहीं। अब स्टोन एज में मतलब स्टोन का यूज़, तो जितने भी उसके वेपन्स थे वो सारे स्टोन्स के थे। वो पत्थरों को ही तराश के काट के बनाता था। धीमे-धीमे अच्छा तराशने लगा, शार्प एज बनाने लगा। फिर धीमे-धीमे जब वो शार्प एज के बाद भी पकड़ने में मुश्किल करता था, तो फिर वुड का यूज़ करना शुरू किया। भाले बनाए, तीर बनाए, कुल्हाड़ियाँ बनाई। उसके प्रयोग से आग बनी। पत्थरों को आपस में रगड़ने से एकदम से आग निकल आई, आग का आविष्कार हुआ। आग के आविष्कार को माना जाता है कि उसके बाद से ह्यूमन ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ। सोचने की शक्ति बिल्कुल डिफरेंट हो गई, क्योंकि आग से आप बहुत कुछ कर सकते थे। जो पहले वाले आपके फूड गैदरिंग वाले थे, वो सिर्फ इधर-उधर घूम के फूड गैदरिंग करना, मतलब पेड़ से तोड़ कुछ भी खा लिया, जानवरों को कच्चा मार के खा लिया। लेकिन आग के आविष्कार के बाद फिर आपका अब आ गया कि एक जगह पे रहना शुरू कर दिया। अब डर तो था नहीं जानवरों का। अब उसने अपनी झोपड़ी बनानी शुरू कर दी, फिर एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। एग्रीकल्चर में डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें उगाई, नदी किनारे सभ्यताएँ बस गईं। सभ्यताएँ बस गईं तो फिर धीमे-धीमे अब आदान-प्रदान शुरू हुआ, फिर एक्सचेंज शुरू हुआ, तो सोसाइटी फॉर्म हो गई। ये सब चीज़ें एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स के एक्सकैवेशन में ही मिलती हैं, मतलब उसकी खुदाई में और उसकी स्टडी में ही दिखाई पड़ती हैं। अब उसके बाद आपका है कि इसके अलावा आपका कल्चरल हो गया, फिज़िकल हो गया, आर्कियोलॉजिकल हो गया, सोशल हो गया। ये सारी एंथ्रोपोलॉजी के साथ-साथ अगर इन सबको एक साथ कलेक्टिवली देखा जाए, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आएगा वो आएगा लिंग्विस्टिक, मतलब लिपि और बोलना। जब तक जानवर और ह्यूमन में डिफरेंस क्या है? सोचते दोनों हैं, लेकिन बोलने की जो क्षमता है वो केवल मानव में है। तो इसका विकास भी किस तरह से, हमने आपको शुरुआत में इसीलिए बताया कि एंथ्रोपोलॉजी एक होलिस्टिक स्टडी है। वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखती है कि ह्यूमन का कोई एक एस्पेक्ट, वो सब कुछ स्टडी करती है। तो किस तरह से उसकी बोलने की क्षमता का विकास हुआ, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। कैसे उसने बोलना, फिनेटिक्स सीखा, कैसे मॉर्फीम्स मतलब लेटर्स बनाए, कैसे उसको एक्सप्रेस करना शुरू किया। शुरुआत की सभ्यताओं की जो आपने लिपियाँ देखी होंगी, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ये सब की, तो इसमें आपने देखा होगा कि लिपि बिल्कुल डिफरेंट थी। लेकिन जब स्टडी किया गया आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा, तो ये देखा गया कि सबका बेस जो है, वो देवनागरी ही था। तो इसीलिए कहा जाता है कि एंथ्रोपोलॉजी को अगर पढ़ना है आपको, तो ये सारे एस्पेक्ट भी पढ़ना उतना ही ज़रूरी है, जितना कि एंथ्रोपोलॉजी का एग्जिस्टेंस पढ़ना है। इसके अलावा जो है जब ये सारी ब्रांचेस आप एंथ्रोपोलॉजी की समझोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी आपस में एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। फिज़िकल कैसे जुड़ी है सोशल से, सोशल कैसे जुड़ी है आर्कियोलॉजिकल से, आर्कियोलॉजिकल कैसे जुड़ी है लिंग्विस्टिक से। ये जब सब चीज़ें आप लोग समझ जाओगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि क्यों एंथ्रोपोलॉजी को होलिस्टिक अप्रोच कहा जाता है। अब आती है बात कि सबसे इम्पोर्टेंट कि एंथ्रोपोलॉजी, चलिए ठीक है, हम समझ गए क्या होता है। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी का रिलेशंस अदर साइंस से कैसे है? तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं एंथ्रोपोलॉजी का हेल्थ या बायोलॉजी कह लीजिए, हेल्थ सेक्टर कह लीजिए, बायोलॉजी कह लीजिए, जेनेटिक्स कह लीजिए। तो अलग-अलग जो ब्रांचेस है, जैसे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी आपका जेनेटिक्स पे डील करता है, मतलब आनुवांशिकी पे डील करता है।
हेल्थ सेक्टर पे डील करता है और करंट सेक्टर जो है, जैसे ये फोरेंसिक हमने आपको बताया, इन सबको किस तरह से रिलेट करके फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी आपको एक ओवरव्यू देता है एंथ्रोपोलॉजी का। हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, फोरेंसिक में आप डिस्प्यूट दे सकते हो, आप फिंगर प्रिंटिंग देख सकते हो, आप आई प्रिंटिंग देख सकते हो, हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती है। उसी की बेसिस पे आप अनुवांशिक देख सकते हो, जेनेटिक्स देख सकते हो, उसी के आधार पे आप उसकी हेल्थ इश्यूज आने वाले और जो पीछे जनरेशन में रहे होंगे ये भी बता सकते हो। इसके बाद आपका आता है सोशल कल्चरल एंड एंथ्रोपोलॉजी जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो सोशोलॉजी हमने आपको पहले बताया। सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो होती है वो सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी सोशोलॉजी उसका एक पार्ट है, मतलब समाज की स्टडी का एक मुख्य पार्ट है सोशोलॉजी। और उसको समझने के लिए हम समाज में रह के जब उसको समझते हैं तब हम उसको बहुत प्रॉपर तरीके से समझा सकते हैं। उसके बाद आपका सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है, बिहेवियर पैटर्न। जैसे हमने आपको पहले बताया कि किसी एक कम्युनिटी का मान लीजिए एक विस्थापन का ही एग्जाम्पल दिया था हमने, हटाना है वहां से, तो उसके मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हम लोग ये नहीं बता सकते कि वो कम्युनिटी वहां से हट के सर्वाइव भी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो साइकोलॉजिकल पैटर्न ये बताता है कि वातावरण का मानव दिमाग पे क्या असर हो रहा है और मानव दिमाग का क्या किस तरीके से बिहेवियर का वातावरण पे इफेक्ट हो रहा है। अब जैसे आप एक एग्जाम्पल मान के चलिए कि मानव सोसाइटी में अगर एक सिंपल तरीके से आप समझिए, जैसे इस समय गर्मी बहुत है, तो जब गर्मी होती है कहीं पर भी किसी भी उसमें एरिया में, तो वहां का पैटर्न कैसा होगा इंसान का, चिड़चिड़ा होगा, गुस्सा आएगा, काम करने में मन नहीं लगेगा, आधा दिमाग उलझनों में रहेगा, है ना। लेकिन अगर वही बसंत का मौसम होता है तो बसंत के मौसम में हर काम करने में मन लगता है, नींद भी नहीं आती, सारा काम आप कर सकते हो। तो किस तरह से ये वातावरण इन्वायरमेंट ह्यूमन बिहेवियर पे असर डाल रहा है, ये भी एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ा जाता है। और ये क्या इफेक्ट डालेगा अगर हम अपना बिहेवियर, अब अगर आप मान लीजिए हम गर्मी में बहुत गर्म है और हम स्वेटर पहन के खड़े हो जाएं और बिल्कुल जताए नहीं कि हमें कोई प्रॉब्लम है, तो क्या होगा इससे, इससे ये होगा कि सामने वाले को लगेगा तो हम पागल हैं। या अगर यही काम 10 लोग फॉलो करने, 11 फॉलो करने लगे, धीमे धीमे सब वही कपड़े पहनना शुरू कर देंगे। इसका भी इफेक्ट पड़ता है बिहेवियर पर, थिंकिंग पर असर पड़ता है। इसके बाद आपका आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री आपका चाहे फिजिकल हो, चाहे सोशल हो, या आपका आर्कियोलॉजिकल हो, तीनों में हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को छुए बिना हम ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं बता सकते। तो एंथ्रोपोलॉजी हिस्ट्री और सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी से बहुत डीपली कनेक्टेड है। बिना इसको समझे, बिना पुराना इवोल्यूशन समझे, हम न्यू जो जनरेशन चल रही है उसके बारे में नहीं बता सकते। इसके बाद आपका लिंग्विस्टिक हमने आपको बता ही दिया, भाषा का समझना, भाषा का ज्ञान, ये आपका प्राचीन से और अभी में किस तरह से हुआ है, ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ही एक्सप्लेन कर सकता है। तीसरा आपका है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जो कि आपका हिस्ट्री हमने पहले आपसे बोल दिया, जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान और भूगोल। आर्कियोलॉजी का मतलब मैंने आपको क्या बताया, खुदाई करके चीजों को समझना और निकालना। भूगर्भ विज्ञान भी यही करता है। भूगर्भ का मतलब होता है भू के अंदर की चीजें, जमीन के अंदर की चीजें। और जूलॉजी का मतलब होता है भूगोल, जिसका मतलब उसके ऊपर की चीजें। तो मतलब एक आर्कियोलॉजिस्ट जो होता है वो भूगोल और भूगर्भ दोनों तरह की चीजों को स्टडी करके तब ये बताता है कि प्रेजेंट के ह्यूमन का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है। इसके बाद आपका आता है कि ये सब तो चलिए आपने कर लिया, सारा डेवलपमेंट आपको समझ में आ गया। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अप्लाइड। अगर आप अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, अगर आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने के बाद उसको, किसी भी साइंस को पढ़ने के बाद अगर आप उसको अप्लाई ना कर पाओ किसी भी जगह पर, तो इस तरह से उस साइंस का कोई मतलब नहीं बचता, उस स्टडी का कोई मतलब नहीं बचता। तो एंथ्रोपोलॉजी को समझने के लिए अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। और आज के ट्रेंड में, आज के समय में अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी ही
सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली चीज़ है। आप कितना भी रिलेशंस पढ़ लो सबके साथ, आप बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पढ़ लो, आप आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट पढ़ लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक आप उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाओगे, अप्लाई कहाँ कर सकते हो आप? अर्बन एंथ्रोपोलॉजी में कर सकते हो, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में कर सकते हो। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? इसमें जैसे हमने आपको अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस बताए हैं, फैमिली, मैरिज, किनशिप, इसी तरह का आपका एक होता है एक्सचेंज स्टेट, जिसमें कि आप जब सोसाइटी डेवलप हो जाती है, किसी नदी किनारे कोई सोसाइटी बन गई। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर हम कोई चीज़ एक उगा रहे हैं, सिर्फ़ वही उगा के खाते रहेंगे और हमारा काम चल जाएगा। तो धीमे-धीमे 2 सोसाइटीज़ ने अलग-अलग अपने संग एक्सचेंज करना शुरू किया। जैसे मेरे यहाँ अगर गेहूँ ज़्यादा हो रहा है और सामने वाले के यहाँ मत्स्य पालन होता है, तो वो अपनी मछलियाँ हमको दे और हम अपने गेहूँ उसको देंगे, तो दोनों लोग 2 डिफरेंट तरह की चीज़ें खा लेंगे। ये जो एक्सचेंज है, ये इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में आता है। इस एक्सचेंज को जब आप समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि पुराने समय से लेके आज के ये मनी वाले टाइम में क्या डिफरेंस आया है, और यही डिफरेंस एंथ्रोपोलॉजिस्ट पढ़ता है। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए जितना इसको सब्जेक्ट को समझना इम्पोर्टेंट है, उतना ही ये समझना इम्पोर्टेंट है कि हम एंथ्रोपोलॉजी क्यों पढ़ें। एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने के लिए एंथ्रोपोलॉजी समझना और पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस सब्जेक्ट से आप ये समझ सकते हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है। एक मानव का विकास, एक ह्यूमन का विकास जो है, वो आज प्रेज़ेंट के टाइम में किस तरह से आया है, ये केवल आप समझ सकते हो एंथ्रोपोलॉजिस्ट की नज़रों से ही। इसके अलावा अप्लाइड पोर्शन हमने आपको बता ही दिया कि अप्लाइड कहाँ-कहाँ लगाते हैं। हमने आपको इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी बताया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो मॉल में ये डिफरेंट तरीके के कपड़े आप देखते हो ना, शॉर्ट साइज़ है, लार्ज साइज़ है, एक्स्ट्रा शॉर्ट है, ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट की स्टडी बेस है। जो आप डिफरेंट तरीके के साइजेस देखते हो, ये सारे एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन की एंथ्रोपोमेट्रिक स्टडी की जाती है। मतलब एक-एक पोर्शन के नाप लेके और एक पॉपुलेशन बनाई, पॉपुलेशन जेनेटिक्स बताया था हमने आपको, एक पॉपुलेशन बनाई जाती है कि ये पॉपुलेशन एक्स्ट्रा शॉर्ट वाले में आ रही है, ये शॉर्ट वाले में आ रही है, ये मीडियम वाले में आ रही है, और उसी के हिसाब से कपड़े डिज़ाइन किए जाते हैं। उसी के हिसाब से शूज़ डिज़ाइन किए जाते हैं। जो आपकी बेल्ट्स बनती हैं, वो भी उसी के हिसाब से बनती है। इसलिए एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए ये समझना कि सोसाइटी किस तरह से, और ये आप केवल एक चीज़ से नहीं समझ सकते हैं, ये आपको इसमें तीनों एस्पेक्ट लगाने पड़ेंगे, फिज़िकल भी, सोशल भी, आर्कियोलॉजिकल भी। जब ये तीनों एस्पेक्ट जुड़ेंगे तब आपको एक पॉपुलेशन के बारे में समझ में आएगा। कभी आपने मॉल्स में ये नोटिस किया है कि 5 से 6 साल तक के बच्चों के कपड़े नहीं मिलते हैं? या अगर आप आगे चले तो 16 टू 17 कपड़े नहीं मिलेंगे। क्योंकि इस बीच की पॉपुलेशन की हाइट जो है, या तो वो 14-15 के बराबर होती है या 17 टू 18 के बराबर होती है। तो इस नंबर के आपको कभी कपड़े नहीं मिलेंगे, और ये स्टडी किसने निकाली है? ये निकाली है आपकी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने। और इसी तरह से आपके शूज़ के नाप हमने आपको ऐसे बताया, डिफरेंट ब्रांड्स के अलग-अलग शूज़ के नाप होते हैं, लेकिन अगर आप उसको मैच करके देखें तो 19-20 का ही अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो वो भी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को ही हायर किया जाता है, वो बताता है कि इसमें किस तरह से साइज़ का नाप लिया जाएगा, क्योंकि एक माइन्यूट से माइन्यूट भी जो मेज़रमेंट होते हैं, नापें होती हैं, वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ही कर सकता है, और वही ह्यूमन डेवलपमेंट की बेसिस पे ये बता सकता है कि ये पर्टिकुलर चीज इस पॉपुलेशन में इतनी है, इस पॉपुलेशन में इतनी है। ये केवल आउटर पोर्शन की बात हम कर रहे हैं। अगर आप इनर की भी बात करो, जैसे मैंने ब्लड ग्रुप के बारे में आपको बताया, तो ब्लड ग्रुप भी ए पॉजिटिव वाले ये है, बी पॉजिटिव वालों में ये चीजें मिली हैं, ए पॉजिटिव वाले में डिफरेंट चीजें मिली हैं। अगर ए बी पॉजिटिव है तो उसमें थोड़ा सा इसका, थोड़ा सा बी पॉजिटिव का मिला हुआ है, लेकिन अपना भी एक ऐसा करेक्टर है जो कि अपना भी एक ऐसा करेक्टर है जो कि आप आसानी से उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इस तरह से आपका ये ब्लॉक 1 जो है, वो BANC जो आपका था, इसका ब्लॉक 1 यूनिट 1 टू 3 था, जो कि मैंने आपको अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसमें हम आपको इसके अदर जो यूनिट्स हैं 4-5 वो एक्सप्लेन करेंगे, और होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी।
बाकी कुछ अगर डाउट हो तो आप जब भी चाहें तो आप कर सकते हैं, पता कर सकते हैं रीजनल सेंटर पे। फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।